चाक है जिगर फिर भी आए हैं रफू करके, जाएंगे हकीकत से सबको रूबरू करके। प्यार की बड़ी इससे और मिसाल क्या होगी, हम नमाज पढ़ते हैं गंगा में वजू करके। स्वागत है, आइए। इमरान जी, हमारे 5 एडिटर्स यहाँ पर हैं। राजगोपालन जी हमारे साथ हैं, विनोद शर्मा जी हमारे साथ हैं, राशिद किदवई जी हमारे साथ हैं, राम गोपाल जी हमारे साथ हैं और राम कृपाल जी हमारे साथ हैं और कार्तिकेय शर्मा हमारे साथ हैं। आपका जोरदार स्वागत। और सबसे पहले तो मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि जिन मंचों पर आप सुपरस्टार हो चुके थे, वहां बड़े बड़े शायर कहते थे और सलाह देते थे कि आप क्या मुझको नवाजेंगे जनाबे आली, सल्तनत तक मेरे इनाम में बिक जाती है। वो सियासत का इलाका है, उधर मत जाना, आबरू कूचाए बदनाम में बिक जाती है। गजल के मन से मना किया जाता है कि सियासत में मत जाना, और आप फिर भी आ गए। हाँ, ये मेरी हिम्मत थी और मुझे ऐसा लगता है कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय की पढ़ाई जो है वो आपको वो तेवर सिखाती है कि आप समाज को अगर बदलना चाहते हैं तो हर उस फील्ड में जा कर के खुद को आजमाइए जहां से आपको लगता है कि समाज को कंट्रोल किया जा रहा है, देश को कंट्रोल किया जा रहा है। मुझे एक वक्त के बाद लगा कि मंच जब मंच ही कंट्रोल हो रहा है तो फिर वहां चलो जहां से मंच कंट्रोल हो रहा है, जहां से कलम को कंट्रोल किया जा रहा है। तो मैंने बुद्धिसेन शर्मा जी को कभी सुना था, उनका एक शेर था कि दिए बुझाती शोलों को भड़काती है, आंधी को भी दुनियादारी आती है। यार सियासत की गलियों में मत जाना, नागन अपने बच्चों को खा जाती है। हम इलाहाबाद में उनका एक शेर ये भी सुन रहे थे, तो हम राहत इंदौरी को भी सुन रहे थे कि यारों के भी दांत बहुत जहरीले हैं, तो हमको भी सांपों का मंतर आता है। तो हमने सोचा चलते हैं और मंतर आजमाते हैं, तो सियासत की दुनिया में आ गया। एक हमारे साथ एडिटर साहब हैं जिन्होंने इस फैमिली को कवर किया है, काफी सीनियर जर्नलिस्ट है। विनोद जी, आपका सवाल। मेरे को नहीं, मैं उस पार्टी को कवर किया है। शो नहीं, मैं एक सवाल ये पूछना चाहता हूँ कि आपने कुछ नज्म लिखी है कोई राहुल गांधी पे या प्रियंका गांधी पे? नज्म मतलब मैंने 4 मिसरे लिखे हैं, मैं भारत जोड़ो यात्रा के दौरान मैंने नज्म लिखे। सवाल नहीं, मैं इंतजार कर रहा हूँ कि वो सुनाए, उसके बाद मैं अपना सवाल पूछूंगा। मैंने 4 मिसरे कहे थे। मैं तरन्नुम में सुनाऊं या तहत में सुनाऊं? तरन्नुम में सुनाओ। तरन्नुम में सुनाना है। खौफ नहीं जिसे मुरझाने का, मैं उस गुल के साथ खड़ा हूं। मैं जो बात कह रहा था कि जो साहस है उनमें, खौफ नहीं जिसे मुरझाने का, मैं उस गुल के साथ खड़ा हूँ। कैसा भी दौर आए लेकिन मैं राहुल के साथ खड़ा हूँ। कल भी खुल के साथ खड़ा था, आज भी खुल के साथ खड़ा हूँ। कैसा भी दौर आए लेकिन मैं राहुल के साथ खड़ा हूँ। और बहुत महत्वपूर्ण बात यह, मैं इससे जुड़ा एक वाकया सुनाऊंगा। हम तमाम सांसद प्रोटेस्ट कर रहे थे, साल भर पहले की बात है, और हम एक साथ 70 से ज्यादा सांसद डिटेन किए गए। किंग्सवे कैंप थाने में हम सारे लोग रखे गए, उसमें राहुल जी भी बैठे थे। पहली बार, राहुल जी ने आज तक कभी मुझे मंच पे नहीं सुना है, और मैं पूरे देश को बताना चाहता हूं कि राहुल जी ने इतनी मुलाकातों में मुझे सांसद बनाया, टिकट दिया, नेता बनाया, लेकिन कभी उन्होंने मुझसे ये नहीं पूछा कि इमरान तुम्हारे पिताजी क्या करते हैं, तुम्हारे पिता का नाम क्या है। ये बहुत बड़ी बात मैं कह रहा हूं। यहां जन्म कुंडली निकाली जाती है किसी को कुछ देने से पहले। तो पहली बार उन्होंने, हम सब बैठे थे, ये हुआ कि 4-5 घंटे यहां डिटेन रहना है, तो कुछ सब अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करें। कोई गाना सुना रहा था, कोई कुछ सुना रहा था, तो मैंने 4 पंक्तियां उनको सुनाई। वो अपने हाथ से मोबाइल से रिकॉर्ड कर रहे थे। और साहस की बात यह है कि मैं राहुल को अपनी कविता में राहुल कह रहा हूं, राहुल जी नहीं कह रहा हूं, और वह उस कविता को सुन रहे हैं, सराह रहे हैं। यह खूबी है राहुल जी, कह रहा हूं, राहुल जी नहीं कह रहा हूं, और वह उस कविता को सुन रहे हैं, सराह रहे हैं। यह खूबी है। पॉलिटिक्स से संबंध रखने वाले बहुत से शायर, बहुत से कवि हैं,
अगर आप साहिर को सुने तो वो भी राजनीति की बात करते थे अपनी कविताओं में। जी हबीब जालुब तो हाँ, स्टेज से बोलते थे कांग्रेस की एक टाइम पे, इलेक्शन फ्रीडम स्ट्रगल की से पहले। और फैज साहब ने जो शायरी की है, जो लाइनें लिखी हैं, वो दुनिया भर उसको दोहराती है। वो एक रेबेलस शायर थे। आप में रेबेलन की भावना कितनी है? देखिए मेरी बात सुनिए, जब आप किसी भी पॉलिटिक्स में किसी भी पार्टी में चले जाते हैं तो एक परिधि में बंध जाते हैं। जैसे एक परिंदा होता है ना, एक शायर, वो परिंदा है, वो फिर उसको आपने एक पिंजरे में बंद कर दिया। आप पिंजरे का कर्तव्य निभा सकते हैं? बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा है। वसीम साहब का एक शेर है कि कौन सी बात कहां कैसे कही जाती है, ये सलीका हो तो हर बात सुनी जाती है। मैं खुशनसीब हूं कि मैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय का पढ़ा हूं और हिंदी साहित्य से मैंने परास्नातक किया है, पोस्ट ग्रेजुएशन किया है। तो इलाहाबाद आपको एक अलग तरह की खूबी सिखाता है, वहां के चौराहे, वहां की चाय की दुकानें, हॉस्टल की कैंटीन। तो कांग्रेस पार्टी की राजनीति में शामिल होने के बाद मुझे अच्छा लगता है कि राहुल जी और प्रियंका जी दोनों लोगों ने हमेशा एक बात कही कि राजनीति में आ गए हो, लेकिन जो काम पहले करते थे उसको मत छोड़ना। कवि सम्मेलनों में जाओ, मुशायरों में जाओ, लोगों के बीच जाओ। वो आपको मतलब 100% एकदम राजनीतिक नहीं बना देना चाहते हैं। वो चाहते हैं आपके अंदर का साहित्य जिंदा रहे। और मैं हमेशा से, आज भी मैं उसी तेवर के साथ कविताएं लिख रहा हूं, उसी तरह से पढ़ रहा हूं। जिन मुद्दों पे मैं पहले बोला करता था, सियासत और सत्ता की आंख से आंख मिला करके, मैं आग से लड़ने निकला हूं, अंगारों से क्या डरना। मैं शायर हूं, एक शायर को सरकारों से क्या डरना। मैं लड़के बोल रहा हूं। और मैं आपसे भी गुजारिश करूंगा, जहां भी आपको लगे कि मेरी कलम में धार कम हो रही है, आप मुझे बताइएगा। आप हमारे बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, कान पकड़िएगा और कहिएगा कि थोड़ी धार और लाओ, कुंद हो रही है। तो मैं आपसे वादा कर रहा हूं कि मैं आपके पाले में खड़ा मिलूंगा। आपका कर्तव्य है अपने नेताओं का कान पकड़ना भी, बहैसियत शायर। एक बड़े शायर, बड़े हिंदी के कवि होते थे, उन्होंने पंडित जी के मरने के बाद, पंडित जवाहरलाल नेहरू, इतना आइकॉनिक फिगर, उनके देहांत के बाद लाइनें लिखी थी, टिक 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 टिकर बोला, पंडित जी नहीं रहे, पर जब तक रहे प्रधानमंत्री रहे। बड़ा कटाक्ष है ये। आपका उस पर रिएक्शन? जिन्होंने कविता, आप जिन कवि का जिक्र कर रहे हैं, मैं उनके साहस को भी सलाम करूंगा और कांग्रेस पार्टी और बाद के नेताओं की सहनशीलता और साहित्य के प्रति उनके सम्मान का भी शुक्रिया अदा करूंगा। आज आप लिख दें तो स्थिति यह है कि कहीं पत्रकार जेल भेजे जा रहे हैं, कहीं कलमकार जेल भेजे जा रहे हैं। उस समय लोग सुनते थे। नेहरू जी कवि सम्मेलनों में जाके बैठते थे और कवि सम्मेलन सुनते थे, सामने से अपनी आलोचना की कविताएं सुनते थे, मुशायरा सुनते थे। मेरे दो सवाल हैं आपसे इमरान जी। पहला सवाल यह है कि संभल का मसला बहुत गर्म है उत्तर प्रदेश में, तो उस पर आपकी पार्टी और आपका क्या कहना है? आपको लगता है कि मामला अदालत के बाहर निपटाया जाना चाहिए? और दूसरा सवाल है कि आपकी पार्टी, एक ज़माने में लोग कहते थे कि जात पे ना पात पे, इंदिरा जी की बात पे मोहर लगेगी हाथ पे, और अब ये राष्ट्रीय पार्टी जाति पे वोट मांग रही है। ये दो सवाल मैं आपसे पूछ रहा हूँ। पहली बात तो ये कि कांग्रेस पार्टी जाति पे वोट नहीं मांग रही। आपका पहला सवाल है कि संभल के मुद्दे पे आपका क्या कहना। यहाँ तमाम युवा साथी बैठे हैं, हम किस धर्म से हैं, किस मजहब से हैं, इससे हट के एक बात मैं कहना चाहता हूँ कि संभल के मुद्दे का हल कैसे होना चाहिए। इससे महत्वपूर्ण यह है कि वो जो 5 नौजवान मारे गए, उनके बारे में तो कोई बात ही नहीं कर रहा है। ऐसा नैरेटिव बना दिया गया कि चर्चा जो है ये हो रही है कि आज पुलिस प्रशासन ने ये बयान दिया, आज ये दिया। जिस दिन से वो 5 बच्चे, नौजवान बच्चे, न साजिश थी न कोई जंग का ऐलान लिखा था, बुझी आंखों में एक मासूम सा अरमान लिखा था, जिसे दंगाई कह के सीधे गोली मार दी तुमने, उसी मजदूर के सीने पे हिंदुस्तान लिखा था। मैं बहुत भावुक हूं। क्या किसी ने एक संवेदना का शब्द, सत्ता में बैठे हुए किसी एक व्यक्ति ने एक संवेदना का शब्द बोला है? 5 लाशें उठी हैं। इधर 26 नवंबर को महामहिम राष्ट्रपति महोदया संसद में भाषण दे रही थी, मैं सामने बैठा हुआ था, और 162 किलोमीटर दूर संसद से संभल में 5 जनाजे एक साथ उठ रहे थे। छोड़ दीजिए वो हिंदू थे या मुसलमान थे, विजुअल है इस बात के ना कि पुलिस गोली चला रही थी। मैं भी यहां बैठ के बात कह रहा हूं। अगर पुलिस ये कहती है कि वो पत्थर मार रहे थे, तो उन लड़कों को किसने मारा उसका विजुअल आपके पास कहां है? पुलिस जो नैरेटिव बना दे, डीएम प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, कमिश्नर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, सत्ता के शीर्ष पे बैठे एक शब्द नहीं बोल रहे हैं। क्या इंसानों की जान की कोई कीमत नहीं है?
सदियों से यहीं पर रहता है, जाने कितने दुख सहता है। भीगी पलकों से एक बेटा भारत मां से ये कहता है, पुरखे हम सबके गोद में तेरी खाक ओढ़ के लेटे हैं, मां हम भी तेरे बेटे हैं, है ना। इमरान साहब, बीजेपी कह रही इस है, पे कोई बात ही नहीं कर रहा है। मुझे हैरत है, ये निकल आया वो निकल आया। यहां आज भी कल भी संसद में संविधान पे बहस हो रही है और वहां बुलडोजर चल रहा है। अच्छा, कोई बात नहीं करेगा इस पे, मीडिया भी बात नहीं करेगी, राजनीतिक दल भी बात नहीं करेंगे। कितना मतलब, मैं एक बतौर इंसान, एक देश का एक जिम्मेदार नागरिक, पढ़ा लिखा व्यक्ति, मैं सवाल पूछता हूं, सत्ता क्यों चुप है? संवेदना के एक शब्द भी क्यों नहीं? हमारी पार्टी का स्टैंड क्लियर है। राहुल गांधी जी गए, जा रहे थे, उनको जाने नहीं दिया गया। नेता प्रतिपक्ष को क्या अब यह भी अधिकार नहीं रह गया है कि वो जाकर के पीड़ितों से मिल सके? मुझे देश से पूछना है, क्यों नहीं मिलने देंगे? क्या छुपाना चाहते हैं? अच्छा, आपने राहुल गांधी का जिक्र किया, वो पीड़ित परिवार के साथ मिलना चाह रहे थे। यहां पर बीजेपी बार बार यह आरोप लगा रही है कि कांग्रेस एक लाइन नहीं ले रही, वो ये नहीं बता रही कि आखिर वो है किसके साथ। भाजपा किसके साथ है, सवाल मेरा है। सरकार किसके साथ है? नहीं, वो तो खुल के कह रहे हैं कि हम मंदिर के साथ। हाथ रख करके कसम खाने वाले लोग किसके साथ खड़े हैं? संविधान के साथ या किसी धर्म के साथ, किसी इंसान के साथ, किसी जाति के साथ, किसी मजहब के साथ? इंसान के साथ क्यों नहीं है? पीड़ितों के साथ क्यों नहीं है? योगी जी कह रहे हैं खुलकर कि अगर वहां पर विष्णु का 10वां अवतार होगा तो हम वहां पर उसी के साथ हैं। अवतार हो, उससे किसको इनकार हो सकता है? भगवान का अस्तित्व सब स्वीकार करते हैं, लेकिन इंसान का अस्तित्व भी तो स्वीकार करिए सत्ताधीश महोदय। ठीक है। 18 साल की जवान लाश पर झुका रियाज, हवस से उबल रहा था। कफन चीरते ही सलीमा का खुला जिस्म रियाज के सामने। राशिद साहब, इमरान साहब, आप एक बहुत ही लोकप्रिय शायर हैं। आपने राजनीति में कुछ चुनौतियां देखते हुए आप उसमें सामने आए और आप उसको, कांग्रेस ने आपको राज्यसभा में महाराष्ट्र से आपको लेके आई। लेकिन क्या वजह है कि आपने मोहब्बत की दुकान शामिल करी, मोहब्बत की दुकान में आप शामिल हुए और उस बात को आपने आगे बढ़ाया, लेकिन जब बटेंगे तो कटेंगे की बात आई महाराष्ट्र में और एक है सेफ है, वहाँ जो कांग्रेस का पूरा ये जो मोहब्बत की दुकान थी वो एक तरीके से बैठ गई, फ्लॉप हो गई। आप एक लोगों के बीच में जाते हैं, आपने वहाँ सभाएं भी की थी, लोग भी आए थे, क्या वजह आपको नजर आती है कि आपकी दुकान नहीं चली और बटेंगे वो कटेंगे वो चल गया? बहुत शुक्रिया रशीद किदवई साहब, बहुत सीनियर हैं, कई बड़ी किताबें लिखी हैं उन्होंने, राजनीति के बड़े जानकार हैं। देखिए, मैं आया, मोहब्बत की दुकान में शामिल हुआ। मैं खुद को खुशनसीब समझता हूं कि मैं नफरत की दुकान में शामिल नहीं हुआ, और किसी को भी नफरत की दुकान की तरफ नहीं जाना चाहिए, वो राजनीति हो या कोई भी क्षेत्र हो। मैं मोहब्बत की दुकान की तरफ शामिल हुआ। आप क्या कहना है कि महाराष्ट्र में वो दुकान क्यों नहीं चली? हाँ, नहीं चली। मैं भी हैरान हूं। मैंने 30 के आसपास सभाएं की। मैं झारखंड में भी चुनाव प्रचार में था और मुझे तो ग्राउंड पे झंडे भी नहीं दिख रहे थे जो पार्टी अभी वहां सत्ता में आई है। सच्चाई है, जो क्राउड उमड़ के आ रहा था, लोग स्वतः जिस तरह से सामने आ रहे थे, हम सब आशान्वित थे। हरियाणा का रिजल्ट तो सत्ता जिनकी आई है उनके लोगों को हजम नहीं हो रहा है कि हम कैसे जीत गए। हरियाणा में भी मैं चुनाव प्रचार में था, तो कुल मिला के वो रिजल्ट, सब वहां के गांव के लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। ऐसे ऐसे गांव हैं, मैं चूंकि वहां से सांसद हूं महाराष्ट्र से, वो खुद कह रहे हैं कि भाई पूरे के पूरे गांव ने, अधिकांश लोगों ने कांग्रेस को वोट दिया, शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट के लोगों को वोट दिया, वो वोट गए कहां? ग्रामीण प्रोटेस्ट कर रहे हैं और फिर वहां कर्फ्यू लगा दिया जा रहा है। उन्हें मॉक पोलिंग का जो एक उन्होंने कॉन्सेप्ट निकाला था मकरवाड़ी में, वो नहीं करने दिया गया। हम भी हैरान हैं। दूसरी बात यह कि मोहब्बत की दुकान अगर एक बार नहीं खुल सकी या मोहब्बत के फूल अगर मुरझा गए, तो फिर इसका मतलब ये थोड़ी है कि हम पतझड़ के साथ चले जाएंगे। हम फिर से बहारें लाने की कोशिश करेंगे, हम फिर से फूल खिलाने की कोशिश करेंगे। ये तो एक मुसलसल जंग है, ये नफरत और मोहब्बत के बीच एक जंग है। अगर हम यहाँ तमाम युवा साथी बैठे हैं, आपका पहला प्यार अगर कहीं से आपसे रूठ जाता है, दूर हो जाता है, तो जिंदगी खत्म थोड़ी हो जाती है। हम आगे बढ़ते हैं, नए प्यार तलाशने की कोशिश करते हैं। 2025 संविधान का अमृत वर्ष है। 75 साल पूरे हो रहे हैं। अच्छा होता कि हम दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र का जश्न मनाते, लेकिन संसद में हुआ कुछ और। निशांत जी, मैं युवा हूं और मैं हर दिन 8 घंटे 9 घंटे रोज सदन में मौजूद रहता हूं। 100% मेरी अटेंडेंस रहती है। मैं एक अच्छे सांसद की तरह मैं सीखने और समझने के लिए वहां पे जाता हूं। मैं पिछले 2 दिन से संविधान पे बहस सुन रहा हूं। आप विश्वास करें, मतलब सिर्फ आरोप प्रत्यारोप है। गृह मंत्री जी कल भाषण दे रहे थे
और जिस अंदाज में उन्होंने अंबेडकर जी को, जिस अंदाज में उन्होंने कहा ना कि आज एक फैशन हो गया अंबेडकर अंबेडकर अंबेडकर, अगर इतनी बार भगवान का नाम लेते तो 7 जन्मों के लिए स्वर्ग मिल जाता। देश के गृहमंत्री की यह भाषा होनी चाहिए? नहीं होनी चाहिए। इस देश के दलितों के लिए, पिछड़ों के लिए अंबेडकर भगवान ही हैं। भगवान मानता है उनको। इस देश की महिलाओं को जो अधिकार दिया है उन्होंने, वो भगवान जैसा ही है। तो मुझे लग रहा है, आप कह रहे हैं कि जश्न मनाना चाहिए, तो मेरा भी मन करता है कि मैं जश्न मनाऊं। मेरा भी मन करता। 75 वर्ष हम लेके आए थे संविधान को, कांग्रेस पार्टी संविधान लेके आई थी। आप अंदाजा लगाइए कि पंडित नेहरू को 1947 में जो देश मिला था, वहां से उठा करके देश को कहां लेकर के आए। आज आप उन पुरखों को कोसते हैं। एक मिनट, क्या ये अच्छा है? थोड़ा आपको बीच में रोक रहा हूं। इमरान जी, इसके आगे एक मिनट, इसके आगे उन्होंने जो कहा गृह मंत्री ने, सिर्फ उन्हीं का मतलब, इसके आगे बिल्कुल सारे लोग, तो मैं सबका जिक्र कर रहा हूं। इसके आगे गृह मंत्री जी ने यह भी कहा कि ऐसी क्या हो गया था कि अंबेडकर जी को नेहरू जी की कैबिनेट छोड़ के जाना पड़ा। इसके आगे भी तो उन्होंने बहुत कुछ कहा। वो चीजें इग्नोर हो जाती हैं और खाली इस चीज को पकड़ लिया जाता है। सिर्फ आरोप प्रत्यारोप के अलावा क्या उन्होंने एक बार भी प्रशंसा की नेहरू जी की? क्या एक बार भी प्रशंसा की उन्होंने मौलाना आजाद की? क्या एक बार भी उन्होंने प्रशंसा की महात्मा गांधी की? क्या एक बार भी प्रशंसा की स्वतंत्रता संग्राम से जुड़े हुए लोगों की? उन्होंने खुलकर कहा कि उनको सभी को एक साथ देखना चाहिए, अंबेडकर जी को किसी एक दल की तरह नहीं देखना चाहिए। सिर्फ अंबेडकर जी, देखिए जब भाजपा नारा महापुरुषों का, भाजपा एकता का नारा लगाती है, तो उसमें क्या उसके जो एकता का नारा है उसमें अल्पसंख्यक हैं कहीं? मेरा सवाल है। और जब अल्पसंख्यकों की बात होती है तो मैं तो सरकार से पूछना चाहता हूं कि आपको रतन टाटा नहीं चाहिए? एक मिनट, उनका ये कहना है। मेरा ये पूरा कर लेने दें। क्या भाजपा को अगर सिर्फ बहुसंख्यक वाली बात करनी है तो क्या उन्हें रतन टाटा नहीं चाहिए? क्या उन्हें कलाम साहब नहीं चाहिए? क्या उन्हें जॉर्ज फर्नांडिस नहीं चाहिए? क्या उन्हें होमी जहांगीर भाभा नहीं चाहिए? कलाम साहब का नाम किसने प्रपोज किया था? नहीं। तो अब आपको बिजली का बिल नहीं देना पड़ता? नहीं, जब से ये सोलर सेल लगवाए हैं तब से बिजली बिल तो आता ही नहीं। ऊपर से जो एक्स्ट्रा बिजली इन सोलर सेल। कलाम साहब का नाम किसने कलाम साहब भी उसी समुदाय से आते हैं जिनको लेकर के आप जो भाषण देते हैं। कलाम साहब का नाम किसने प्रपोज किया था? हम अब एक मिनट आगे, एक मिनट जी। क्या नरसिम्हा राव मदन मोहन मालवीय को भारत रत्न नहीं मिला? क्या सरदार पटेल की स्टैचू नहीं बनी? निशांत जी, आपको लगता नहीं कि अटल बिहारी वाजपेयी जी और नरेंद्र मोदी जी में जमीन आसमान का अंतर? मैं नरसिम्हा राव मदन मोहन मालवीय की बात कर रहा हूं। आपको अंतर नहीं। आपने कहा ना किसने नाम प्रपोज किया था? नाम प्रपोज किया था उस दौर में अटल बिहारी। आपको लगता है कि यह भाजपा अटल बिहारी वाजपेयी जी की भाजपा है? आपको लगता है? समाजवादी अगर आपको लगता है तो फिर आप गलत सोच रहे हैं। ये अटल बिहारी वाजपेयी जी की भाजपा नहीं है। नहीं, ये तो हम सेलेक्टिव होके देख रहे हैं कि राम कृपाल जी। हाँ इमरान जी, बहुत अच्छा लगा आपको, मैं सुनता रहा हूं पहले भी। धन्यवाद। एक मेरा बेसिक सवाल है कि जब से आप बात कर रहे हैं तो इस समय जो सत्ता पक्ष है सारी उसकी बुराइयां गिनाते गए और राहुल जी और प्रियंका जी की आपने बहुत तारीफ की। मैं मानता हूं और आपकी किसी बात से मैं ऐतराज नहीं कर रहा हूं। मेरा यह सवाल है कि इलेक्शन दर इलेक्शन आप अगर राजनीति में हैं तो कोई लक्ष्य होगा। पहली बात तो मैंने कई नेताओं से, कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं से पूछा कि आपका लक्ष्य क्या है। जैसे इंदिरा गांधी कहती थी कि सत्ता में पहुंचना है। दिग्विजय सिंह से मैंने पूछा तो उन्होंने कहा कि हमारा लक्ष्य बीजेपी को हराना है। एक और जयराम रमेश से मैंने पूछा, उन्होंने कहा बीजेपी को हराना है। तो पहली बार तो मैं आपके मुंह से सुनना चाहता हूं कि राहुल और प्रियंका जी का लक्ष्य क्या है, और अगर लक्ष्य हराना है तो मैं ये पूछ रहा हूं कि बार बार आप इसमें फेल क्यों होते हैं? तो एक चीज, रणनीति की गलती है या आप जनता का विश्वास नहीं जीत पा रहे हैं? कोई कमी तो होगी आप लोगों में ना, ठीक है सर, कि जिसका कारण आप बराबर विफल हो रहे हैं। ठीक है, बहुत अच्छा सवाल है आपका। मैं बचपन में मुनव्वर राना का एक शेर सुना करता था कि शरीफ इंसान क्यों आखिर इलेक्शन हार जाता है। किताबों में तो ये लिखा है रावण हार जाता है। हाँ, हम इलेक्शन हार जा रहे हैं। लक्ष्य, मुझे लगता है कि राजनीति में आने के बाद सिर्फ एक लक्ष्य नहीं होता है। बड़े नेता का तो बिल्कुल एक लक्ष्य नहीं होता है। राहुल गांधी जी का लक्ष्य जो है, जो मैं समझ पाया हूं, यह सवाल पूछना भी मुझे लगता है कि समीचीन नहीं था, मैंने उनसे कभी पूछा भी नहीं, लेकिन राहुल जी का, प्रियंका जी का, सोनिया जी का, मल्लिकार्जुन खड़गे जी का,
मुझे लगता है हर राजनीतिक दल का और हर शीर्ष नेतृत्व का एक लक्ष्य होना चाहिए, जो संविधान है देश में, उस संविधान को बचाना और उस संविधान के मुताबिक सत्ता को चलाना सबसे बड़ा लक्ष्य होना चाहिए। हां, यह सही है कि जब तक जीतोगे नहीं, सत्ता में आओगे नहीं, संविधान को इंप्लीमेंट कैसे कर पाओगे। लेकिन इसीलिए उस संविधान ने एक प्रारूप भी रखा है ना कि अगर आप सत्ता में नहीं और विपक्ष में हैं तब भी आप मजबूती से लड़ाई लड़ सकते हैं। आज हालत ये हुई कि हम जब सुबह बाबा साहब अंबेडकर का नाम लेकर के प्रोटेस्ट कर रहे थे तो 2 बजे तक के लिए हाउस को एडजर्न करना पड़ा। ये विपक्ष की ताकत है और विपक्ष इस बार इतना मजबूत है कि कल 1 नेशन 1 इलेक्शन उन्होंने इंट्रोड्यूस किया और तुरंत उसे जेपीसी को भेजना पड़ रहा है।